लास्ट क्लास में ये समझाया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और दो ठो इसमें मैंने बताया था कि जोड़ कैसे सकते हैं और परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट मेथड से बताया था, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग हमेशा करते हैं ना, नॉर्मली लाइक जैसे प्लस का सिंबल दे के नंबरों को जोड़ते हैं, उस तरीके से बताया था। तो अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं फॉर्मूले से बताइए, एक्सेल में फॉर्मूला भी दिया होता है, फॉर्मूले से बताइए, तो फिर क्या करना होगा, पहले तो इन फॉर्मूलेस को डिलीट कर देते हैं, मतलब ये जो दो नंबर हमने लास्ट में यूज़ किए थे उनको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू सम। एक फार्मूला होता है सम नाम का, इसका काम होता है नंबरों को जोड़ना। अब ये सम के बाद ब्रैकेट देना होगा, तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, नीचे मांग रहा है यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कंटिन्यू मांग रहा है, तो आप एक एक नंबर दे सकते हैं। 65 कॉमा लगाना होगा, यहाँ प्लस नहीं, क्योंकि सम प्लस का काम कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा, फिर आगे कॉमा कर करके इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी जोड़ देगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये सारे नंबर जो हैं लगातार हैं, लाइन से हैं। ये कॉमा लगा के तब जोड़ा जाता है जब अलग अलग जगहों के नंबर को जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा इज इक्वल टू सम, और आपको लाइन से नहीं जोड़ना है बल्कि कहीं से रैंडमली नंबर्स को जोड़ना है। एक इसको जोड़ लेते हैं, एक इसको जोड़ लेते हैं, एक इसको जोड़ लेते हैं और एक इसको जोड़ लेते हैं, तब जाकर आपको क्या करना होता है, कॉमा लगा के जोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितने नंबर्स हैं वो लाइन से हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो एक लाइन से हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ठीक है। और यहाँ नंबर्स को 1 बाय 1 ना देकर एक रेंज बनाएंगे। रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है हमें, 23 से लेकर 34 तक, जिस सेल में लगा रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, 23 से लेकर 34 तक। 23 का एड्रेस क्या है, F3, और 34 का एड्रेस क्या है, J3। अगर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लें तो देखना एड्रेस क्या बनेगा, F3:J3। F3:J3 का मतलब क्या हुआ कि F3 से लेकर J3 तक जो है नंबर्स जोड़े जाएंगे। उस रेंज में आने वाले सभी नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा। किस फंक्शन के द्वारा, सम फंक्शन के द्वारा। सम फंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना। अब ये जोड़ सकता है इधर उधर की वैल्यूज़ को भी, ठीक है, और लगातार वैल्यूज़ को भी जोड़ सकता है। तो आपको फॉर्मूले तब तक लिखने हैं जब तक याद ना हो जाए। फिर लिखना है आपको इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट दिया, उसके बाद में इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और जब तक याद ना हो जाए तब तक फॉर्मूला देते जाइए, और जब याद हो जाए, समझ में आ जाए कि अब इसके आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। पता है इतना। परसेंटेज के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि परसेंटेज के लिए कहा था कि जो टोटल नंबर आए उसमें 5 से भाग दे देना, ठीक है। बट ये काम तो एवरेज भी करता है, ये एवरेज ही हुआ ना, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं की संख्या, एवरेज यही ना होता है। सभी संख्याओं को जोड़कर उससे जोड़ दीजिए। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है एवरेज। अब पूरा एवरेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिखा, नीचे सजेशन आ गया ना, टैब दबा दीजिए, वो ले लेगा। टैब दबा देने से ले लेता है उस फंक्शन को। अब नीचे वही कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर हमने देखा कि नंबर्स तो लगातार हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, F2 से लेकर J2 तक, टोटल को मत शामिल कर लेना, नहीं तो एवरेज गड़बड़ हो जाएगा। आ गया। उसी प्रकार से फिर लिखना होगा एक बार और एवरेज। अब पूरा नहीं लिखेंगे, इतना लिखने के बाद में टैब दबा दिया क्योंकि नीचे सजेशन आ गया था। अब उसके बाद में फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटर किया। जब तक याद ना हो जाए तब तक लिखते जाइए, और जब याद हो जाए तो फिर पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। अच्छा, ड्रैग भी करने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसका एक और तरीका है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप सबको एक में फॉर्मूला लगा के सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है विच इज़ फील डाउन। इसका नाम है फील डाउन, और शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी। मतलब आप वहाँ पे क्लिक कर लो या फिर कंट्रोल डी पे डी दबा दीजिए कीबोर्ड से। तो हम तो कंट्रोल डी ही दबाएंगे। सब में आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ड्रैग अगर करने में प्रॉब्लम हो रही है, माउस नहीं काम कर पा रहा है, सो कंट्रोल डी आप कर सकते हैं। बताइए, समझ में आया। अब मैं यहाँ 2-3 चीज़ें और मेंशन करना चाहता हूँ इसी सीट में, इसलिए मैंने कहा था ना सेव करके रखिएगा।
तो आप लोगों ने सेव किया होगा। यहाँ पर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है मैक्स, ठीक है, और साइड में ऐड किया मैंने मीन। टैब दबाएंगे तो वो अपने आप फॉर्मेटिंग ले लेगा, ठीक है, मैक्स मीन। और एक मैंने यूज़ किया पास स्लैश फेल। ये अब मुझे 3 चीज़ें बतानी हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना आया है, मिनिमम कितना आया है, और उस आधार पे बताना है कि ये जो कैंडिडेट है ये पास है या फेल है, ठीक है। चलो जी, मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है मैक्स, फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू मैक्स। अब ये भी नंबर 1 2 3 मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिख रहा है ना नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे यहीं तक ना। टोटल को सेलेक्ट करेंगे तो फिर टोटल सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमने बताया कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, तो बताएगा 95, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 95 है। उसी तरह से मीन को अगर निकालें तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू मीन निकालेंगे, मीन मतलब मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम कितना आया है, ये लो जी, जो भी होगा मिनिमम 37 वो आ जाएगा, समझे। तो 4 फॉर्मूले अभी तक सीखे, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ठीक है। और चारों का सिंटैक्स लगभग सेम है, चारों में ये नंबर ही सेलेक्ट करने हैं, बस नाम बदल जा रहे हैं। नाम क्या बदल जा रहा है, जोड़ना है तो सम, परसेंटेज निकालना है तो एवरेज, बड़ी संख्या पता करनी है तो मैक्स, छोटी संख्या पता करनी है तो मीन। अब ये पास फेल का क्या चक्कर है, आप किस आधार पे कहेंगे कि कोई इंसान, इसको पहले ड्रैग कर लेते हैं, पास है या फेल है, किस आधार पे कहेंगे, बता दो जरा। कोई आधार दिख रहा है जिसके आधार पे हम कह सके कि ये पास हो गया और ये फेल हो गया, हाँ नहीं दिख रहा, कोशिश करो दिख जाएगा। देखो जी, मैं कहूँ कि ये फेल है, क्यों, क्योंकि इसके मार्क्स पासिंग मार्क्स से नीचे आए हैं। अब पासिंग मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं पासिंग मार्क्स। तो हमने मान लिया कि पासिंग मार्क्स 30 है, तो 30 से नीचे जिसका मार्क्स आएगा वो फेल है, और 30 के ऊपर जिसका मार्क्स होगा वो पास है। और हमें यही चीज़ पास फेल में लिखनी है। तो लिखने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका नाम है इफ़। इफ़ के बारे में मैं पहले बता दूं, इफ़ जो है ना, एक कंडीशन चेक करता है और 2 रिज़ल्ट देता है। इफ़ क्या करता है, एक कंडीशन चेक करता है और 2 रिज़ल्ट देता है। कैसे, आइए यहाँ बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ इज इक्वल टू इफ़, ठीक है, क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। तो मैंने कहा 5 लेस दैन 3, क्या ये लॉजिक सही है, सही नहीं है, ये लॉजिक क्या है, गलत है। मतलब यहाँ लॉजिकल टेस्ट में हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया और फिर ये कह रहा है कॉमा लगाया, तो लिख रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन सही होगा तो क्या आना चाहिए, मैंने लिखा राइट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, बस ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, राइट इन्वर्टेड कॉमा बंद। मतलब अगर ये बात सही है कि 5 3 से छोटा होता है तो हम लिखेंगे कि तो रिजल्ट आएगा राइट, और अगर नहीं है फिर कॉमा लगाते ही क्या लिख रहा है, वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर गलत हो तो हमने कहा रॉन्ग, ठीक है, और ब्रैकेट को कर दिया बंद। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एक्सप्रेशन चेक होगा, इफ़ क्या करेगा, पहले अपना कंडीशन चेक करेगा जो कंडीशन इसको दी गई है, और उस आधार पे बताएगा अगर ये कंडीशन सही है तो पहले वाला रिजल्ट दिखाएगा, और अगर ये कंडीशन गलत है तो दूसरे वाला रिजल्ट दिखाएगा। आप बताओ ज़रा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके द्वारा दी गई कंडीशन गलत है। सेम चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे पास फेल में। क्या अप्लाई करेंगे, देखो हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ़, ठीक है, उसके बाद क्या करें, मिनिमम मार्क्स को सेलेक्ट कर लें, 37 है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने लिखा अगर मिनिमम, मिनिमम किस में है, N2 में है ना, अगर मिनिमम मार्क्स बड़ा हो या बराबर हो, कितने के, 30 के, बड़ा हो या बराबर हो 30 के, कॉमा लिख रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये सही हो तो लिखना है पास है, पास है, और नहीं तो क्या लिखना है, फेल है। बोलो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत। तो मैंने क्या लिखा कि अगर किसी का मिनिमम
30 या उससे ज़्यादा है तो वो पास है, नहीं तो फेल है। बस इतनी सी बात लिखी। और इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिया? क्योंकि कोई भी टेक्स्ट बिना इन्वर्टेड कॉमा के नहीं लिखा जा सकता, कोई भी टेक्स्ट बिना इन्वर्टेड कॉमा के नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर हमने एंटर किया, देखो ये पास हो गया। उसके अगले वाला क्या हो गया? फेल हो गया। उसके अगले वाला देखेंगे तो जो लोग का 29 से नीचे आया, मतलब 30 से नीचे आया है, वो लोग का फेल दिखा रहा होगा, समझें? चलिए इन तीनों चीज़ को ऐड कर लीजिए, कॉपी में आज उतारिए पूरा, क्योंकि आज फॉर्मूले के साथ है। कॉपी में उतारिए फटाफट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला काम तो हमने कर लिया, ठीक है, इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा अभी इसमें और कुछ नहीं करना है। इस टेबल का काम हो गया। और मैंने उस दिन सिखाया था क्या, कि जब आप काम कर लीजिए तो यहाँ क्या रख दीजिए, सीट का नाम चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये डेटा पूरा भर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे सीट पर चलेंगे और दूसरे सीट पर हम बनाएंगे इनके अटेंडेंस। जिन लोगों का भी हमने अभी डाटा लिया है उनका क्या बनाएंगे? अटेंडेंस बना के देखेंगे। अटेंडेंस बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो क्या क्या लगेंगी, बता सकते हैं आप? अटेंडेंस बनाने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा? तो सीरियल नंबर तो कंपलसरी होता है, तो यहाँ पर हमने कर दिया सीरियल नंबर, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर में काउंट नहीं होता, ये रो का नंबर है, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमने अपनी सुविधा के लिए डाल दिया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ना, कि रोल था, इसके पहले वाले में क्या है? तो एक काम करते हैं ना, ये तीन चीज़ें इसी में से क्यों नहीं कॉपी कर लेते हैं? तीन चीज़ें इसी में से हमने कॉपी करके और इधर पेस्ट कर दी, फॉर्मेटिंग्स भी आ जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद में टैब दबाना और अगला क्या लिखना होगा बताइए? नाम के बाद मोबाइल नंबर, चाहे अटेंडेंस में डालें ना, रहने देते हैं अटेंडेंस में। अब सीधा नाम के बाद हम ना अटेंडेंस बनाने चलते हैं। तो अटेंडेंस के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा 1, उसके बगल में लिखना होगा 2। अब ये 1 और 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें 31 तक अटेंडेंस बनाना है। तो इसको हमने कहाँ तक ड्रैग किया? 31, ये ज़्यादा हो गया, 31 यहाँ तक आ गया। ये बताया था ना, तरीका सिखाया था ना कि 1 और 2 को सेलेक्ट करके और आप क्या कर सकते हैं, 1 2 लिख दीजिए, सेलेक्ट करके आप उसे ड्रैग करेंगे, जितना ड्रैग करेंगे उतना आएगा। तो हमने 31 तक ड्रैग कर लिया। अब देखना ध्यान से, हमने नीचे ड्रैग ना करके राइट साइड में ड्रैग किया है। अब ये जो अटेंडेंस वाला कॉलम है ना, वो काफ़ी चौड़ा है, जबकि वो पतला पतला होना चाहिए। तो एक एक करके अगर हम सबकी चौड़ाई को मेंटेन करेंगे तो कोई हो सकता है ज़्यादा चौड़ा हो जाए, कोई कम हो जाए, और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए यहाँ जाएंगे हम फॉर्मेटिंग में, ठीक है। फॉर्मेट्स में जाएंगे और यहाँ रो की हाइट सेट कर सकते हैं, कॉलम का विड्थ सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की जो विड्थ होती है 8.15 होती है या 8.05 होती है। तो हम कॉलम की विड्थ गए, देखिए 8.05 है। अब उसके अनुमान से कितना कर देना चाहिए कि छोटा छोटा हो जाए? तो मैं कर देता हूँ 2.5। 8.05 की जगह मैंने इसकी चौड़ाई को कितना कर दिया? 2.5। देखिए पतला पतला हो गया, ठीक है। तो 2.5 करने से ये जो कॉलम्स हैं एक ही बार में सेलेक्ट होने चाहिए। अब पूरा नहीं करना है, बस एक हेडिंग सेलेक्ट कर लो, हो गया। और उसके बाद जैसे ही हमने कॉलम की विड्थ को कम किया, वो सब क्या हो गए? अपने आप सेट हो गए और बराबर सेट हुए। तो ये चीज़ याद रहेगा, डन। फिर इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, अभी बॉर्डर भी लगाना बाकी है। और इसके बाद अटेंडेंस के बाद में मैं 2 चीज़ें और मैं ऐड कर रहा हूँ, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट और एक रीमार्क्स। 3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो 3 मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, उसका यूज़ है। इसमें हम लिखेंगे प्रेजेंट कितने दिन हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट। उसके बाद एब्सेंट कितने दिन किया है, और उसके बाद में रीमार्क्स, अगर कोई उस बात है एब्सेंट प्रेजेंट करने की तो वो लिख सकते हैं, रीमार्क्स। डन। फॉर्मेटिंग सेम देनी है तो क्या करें? फॉर्मेट पेंटर भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। अब मुझे ना इसके ऊपर एक लाइन चाहिए जिसमें मैं लिख सकूँ अटेंडेंस सीट।
आपने कॉलम तो बना दिया, सबको ऊपर में ही बना दिया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि एक इसके ऊपर एक और रो होता ना तो हम उसमें लिख पाते अटेंडेंस शीट। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक नंबर पे चाहिए ना आपको, एक नंबर पे चाहिए तो एक नंबर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, आ गया। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो है सी नंबर पे मुझे कुछ और चाहिए, तो सी पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया, तो सी आगे बढ़ जाएगा, वहाँ खाली हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि ये नहीं चाहिए, सेलेक्ट किया और डिलीट किया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए आपको एक बार में 3 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, या जितने भी सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो जितना सेलेक्ट करेंगे उतने आएंगे। ठीक है, जितना सेलेक्ट करेंगे उतने इंसर्ट हो सकते हैं, जितना सेलेक्ट करेंगे उतने डिलीट हो सकते हैं, समझे? तो ये इंसर्ट और डिलीट याद रखिएगा। चलो अब क्या करना है, सबको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक बॉर्डर कर देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर, इसका काम होता है सबको आपस में मिक्स कर देना। MS वर्ड में पढ़ाए थे टेबल में मर्ज करना। ठीक है, तो मर्ज चीज़ यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ, तो स्टूडेंट्स अटेंडेंस शीट। लेकिन बाहर क्लिक करते हैं, वापस क्लिक करते हैं, लेकिन ये बीच में लिखना चाहिए था ना, ये तो नीचे लिखा है, तो ऊपर वाले को भी यहाँ सेंटर कर दें, यहाँ पे मिडिल अलाइन कर दिया, फिर बड़ा कर दें इसको। ठीक है, बोल्ड भी कर देते हैं, लिखने का स्टाइल अगर चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, बाकी अगर कलर डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर डाल दिया। अब सबसे बड़ा बात है कि चलो ये बना तो लिया हमने, बन जाएगा आराम से, उसको 2.5 कर देना है चौड़ाई कॉलम की विड्थ, बाकी जैसे जो लिखा है वैसे लिख लेंगे। लेकिन अब क्या करें, अच्छा एक काम और करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, शीट 2 लिखा है, इसका नाम क्या बदलेंगे, इसका नाम रख देंगे अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट लिख दिया। अब ध्यान देना, अब मान लीजिए मैंने सीरियल नंबर 1 डाला, कभी भी एक बना के ट्राई कर लो, बाकी उसके बाद भरते रहना। यहाँ सीरियल नंबर 1 डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर में मैंने किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, इसी में से उठा के डाल देते हैं किसी का 5612। ठीक है, चाहे यहीं से डाटा कॉपी करके नहीं डाल देंगे, इसका भी तरीका है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसका सारा डेटा अपने आप फिल हो जाएगा, लेकिन वो तरीका बाद में सिखाएंगे, अभी कर देंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया, पता चला कि नाम को थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ठीक है, इतना। अब इसकी अटेंडेंस को बनाते हैं। सबसे पहले ये बताइए, अगर ये इस मंथ का अटेंडेंस है तो इस मंथ में संडे कब कब पड़ा था, 7, 14, 21, 7, 14, 21 नहीं, कल कितना तारीख है, 25, तो 25 में से 7 घटाएंगे 18, 18 में से 11, 11 में से घटाएंगे 4, मतलब 4 तारीख को पड़ा था। ठीक है, संडे किस दिन था, 4 को, तो इस मंथ में संडे था 4 को, बस इसको कॉपी कर लिया और नीचे पूरी तरीके से डॉट को ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर यही चीज़ कॉपी करके हमने 11 तारीख को डाल दिया, 11 के बाद फिर 18 को डालेंगे। ठीक है, 18 के बाद में 25 तारीख जो कल है ना, और 25 के बाद में फिर कितने को पड़ेगा, 31 को पड़ेगा क्या, ना 1 को पड़ेगा। चलो इतना हो गया, मतलब 4 संडे है इसमें, क्या है, 4 संडे, डन। अच्छा, ये जो ब्लिंक करने लगता है ना, जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं और ये ब्लिंक करने लगता है, तो ये हटेगा कैसे, एस्केप बटन से, एस्केप बटन से, ESC बटन जो होता है ना कीबोर्ड में, उससे हट जाता है। अब देखो जिस दिन प्रेजेंट हुआ है ये, उस दिन P लिखेंगे, और इसमें डॉट लिखेंगे। जिस दिन एब्सेंट हुआ है उस दिन क्या लिखेंगे, डॉट। ठीक है, क्या हो गया,
तो यहाँ पे डॉट 2 दिन, ठीक है, फिर डॉट, और अभी तो आगे आया ही नहीं है फ्यूचर, खैर हम भर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कुछ दिन प्रेजेंट है, कुछ दिन एब्सेंट है। अब कुछ ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि बता दे कितने दिन प्रेजेंट है कितने दिन एब्सेंट है। बताओ कैसे? इज इक्वल टू सम, वाह, सम, और आगे बोलो, नंबर है कि जोड़ देगा? गिनना है, यहाँ पे जोड़ना थोड़ी है, गिनती करनी है कितने दिन प्रेजेंट हुआ है कितने दिन एब्सेंट हुआ है। हर चीज़ में सम का, और बोलो, देखो यहाँ पे गिनती करनी है, लेकिन इसमें गिनती किसी स्पेसिफिक चीज़ को करनी है, सबको नहीं गिनना है, केवल पी को गिनना है। तो जब किसी एक चीज़ को गिनना हो तो आप लिखते हैं काउंट, और उसमें लगा देते हैं इफ़, काउंट इफ़, गिनो अगर। और किसको गिनना है? इस पूरे रेंज को गिनना है। रेंज पूछ रहा है तो हमने पूरा रेंज बता दिया कि इस पूरे रेंज को गिनना है, लेकिन आपने इफ़ लगाया है ना, इसका मतलब कंडीशन देनी पड़ेगी। गिनना किसको है? तो पी को, पी इन्वर्टेड कॉमा में ही लिख पाएंगे। इससे क्या होगा? हमने क्या लिखा? काउंट इफ, गिनना है, किसको गिनना है? पी को। रेंज बता दिया इतने दूर में से, इसमें से खाली पी को गिन के बताओ कितने पी लिखे हुए हैं। हो गया? कितने पी लिखे हुए हैं? 21। अब एब्सेंट के लिए बताना ज़रा, एब्सेंट के लिए बता दो, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू COUNTI इफ, काउंट इफ। उसके बाद रेंज बताएंगे पहले, यहाँ पे रेंज मांग रहा है ना, तो रेंज बताएंगे पहले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको काउंट करनी है, 31 तक, ठीक है। उसके बाद कॉमा दिया, फिर कह रहा है कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब किसको गिनना है, कंडीशन क्या है। तो एब्सेंट के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? डॉट को रिप्रेजेंट कर रखा है। एब्सेंट के लिए क्या रिप्रेजेंट किया है? डॉट को। बट क्या ये बात सही है? क्या इसने 10 दिन एब्सेंट किए हैं? दैट 4 दिन तो संडे ही था, तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा इसके? -4। समझे बात? मतलब ये कि एब्सेंट चाहे जितना भी आए, एब्सेंट का रिजल्ट चाहे जितना भी आए, उसमें से 4 दिन कम कर देने हैं। 4 दिन कम क्यों करने हैं? क्योंकि 4 संडे थे, ठीक है, 4 ठो संडे। और हो सकता है कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन कोई फेस्टिवल हो, है ना, तो उसको भी माइनस करेंगे, तो वहाँ 4 की जगह 5 माइनस करना पड़ेगा उस मंथ में। तो ये मंथ वाइज चेंज हो सकता है, किसी मंथ में 4 छुट्टी मिली है, किसी में 5 मिली है, किसी में 6 भी मिल सकती हैं। सो यहाँ पे हमने -4। अब कितना दिखा रहा है? 6 दिन। मतलब अब ये 6 दिन एब्सेंट है, और रिमार्क्स में तो खुद से लिखते हैं। चलिए इसको अब अगर बनाना है बना लीजिए। हाँ, केवल फॉर्मूला लिख लीजिए एब्सेंट प्रेजेंट का। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज।